Hello everyone, my name is भरत त्यागी, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स पीपी सोनी सेंटर फॉर एक्सीलेंस। चैप्टर सॉलिड चल रहा है हमारा। नेक्स्ट इसमें टॉपिक है इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट का मीनिंग है कि कोई भी बॉडी जो इलास्टिक नेचर शो कर रही है वो एक फोर्स, डीफॉर्मिंग फोर्स की लिमिट के अंदर इलास्टिक लिमिट, इलास्टिसिटी शो करती है। अगर उस लिमिट को हम क्रॉस करेंगे, उससे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो उसका इलास्टिक नेचर डिमिनिश होने लगता है और वो प्लास्टिक नेचर शो करने लगती है, यानी वो परमानेंटली डिफॉर्म्ड हो जाती है, वो वापस अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाती। सो वी कैन डिफाइन इट लाइक दिस: इलास्टिक लिमिट is the upper limit of deforming force up to which, if deforming force is removed, the body regains its original form completely. And beyond which if deforming force is removed, deforming force is increased, उससे ज़्यादा अगर deforming force लगाया, the body loses its property of elasticity and gets permanently deformed. और इलास्टिक लिमिट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, तो वो बॉडी टू बॉडी वेरी करती रहती है। कौन सा मटेरियल वहाँ पे यूज़ हुआ है बॉडी के अंदर, उस पर डिपेंड करती है कि इलास्टिक लिमिट क्या होगी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज हुक्स लॉ। It is an important topic. Hooke's law basically states that जो एक्सटेंशन या चेंज प्रोड्यूस होता है बॉडी के अंदर डिफॉर्मिंग फोर्स से, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोड अप्लाइड विद इन इलास्टिक लिमिट। यानी इलास्टिक लिमिट के अंदर हम जितना फोर्स लगाएंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे, उतना ही ज़्यादा एक्सटेंशन होगा या चेंज इन शेप या वॉल्यूम या लेंथ आएगा। सो हुक्स लॉ स्टेट्स दैट the extension produced in the wire is directly proportional to the load applied. ओके, यानी एक्सटेंशन इज प्रोपोर्शनल टू लोड। अब यहाँ पे अगर हम डिवाइड कर दें ओरिजिनल लेंथ का और इसी का मल्टीप्लाई प्रोपोर्शनल टू लोड में हम डिवाइड कर दें अगर एरिया का, और इसी का मल्टीप्लाई एरिया एंड ओरिजिनल लेंथ आर कांस्टेंट। एरिया एंड ओरिजिनल लेंथ आर कांस्टेंट्स, तो उसको हम प्रोपोर्शनलिटी के साथ हटा सकते हैं, तो हमारे पास बचेगा एक्सटेंशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन या लेंथ प्रोपोर्शनल टू लोड अपॉन एरिया, एंड एक्सटेंशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन इज नोन एज स्ट्रेन and load upon area is known as stress.
So in other words, Hooke's law states that within elastic limit stress is proportional to strain. यहाँ पे मैंने विद इन इलास्टिक लिमिट नहीं लिखा, विद इन इलास्टिक लिमिट लिखना ज़रूरी है, उसके इलास्टिक लिमिट से ऊपर ये काम नहीं करेगा. Stress proportional to strain within elastic limit. So we can also explain Hooke's law by that, by this statement, that it states that stress produced in an object is proportional to its strain within elastic limit. Within elastic limit. ओके, ये है हुक्स लॉ. हुक्स लॉ से ही कनेक्टेड नेक्स्ट टॉपिक है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. Modulus of elasticity. इसमें by Hooke's law we found out that stress is proportional to strain, and यहाँ पे हम proportionality का साइन हटाएंगे तो एक constant आएगा. That constant is capital E, and this constant is known as coefficient of elasticity, or more popularly known as modulus of elasticity. So this constant in Hooke's law is known as modulus of elasticity. यहाँ से इसको निकालेंगे, ये आएगा फॉर्मूला इसका स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. और क्योंकि स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती तो यूनिट ऑफ ई स्ट्रेस के इक्वल होगी, यानी प्रेशर के इक्वल होगी. यानी यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज़ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, एंड डायमेंशन ml-1t-2, नेचर स्केलर. नाउ डेफिनेशन. मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी or coefficient of elasticity of a body is equals to the ratio of stress to strain produced in that body. Okay, now जैसे स्ट्रेस के कई टाइप्स होते हैं और स्ट्रेन के कई टाइप्स होते हैं उससे रिलेटेड, वैसे ही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के भी टाइप्स होते हैं. तो नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. फर्स्ट वन है जो हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लेते थे उससे रिलेटेड, एंड इट इज़ कॉल्ड यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसका सिंबल है कैपिटल वाई. ओके, इसका फॉर्मूला है वाई इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल्स टू नॉर्मल और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय longitudinal strain. Longitudinal strain. So it can be defined as the ratio of normal stress or longitudinal stress to longitudinal strain is known as Young's modulus of elasticity. Young's modulus of elasticity.
इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. सपोज वी हैव अ वायर फिक्स्ड विद अ सीलिंग और यहाँ पे एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगा है नीचे की तरफ. डिफॉर्मिंग फोर्स अलग से नहीं लगा है हमने, इसका जो वेट है खुद का वही डिफॉर्मिंग फोर्स की तरह काम कर रहा है. तो इसकी लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाती है. तो ओरिजिनल लेंथ है सपोज एल और जो इंक्रीमेंट हुआ यानी एक्सटेंशन हुआ दैट इज़ डेल्टा एल. एंड ये जो डिफॉर्मिंग फोर्स है वो वेट है इसका. दिस इज ओरिजिनल लेंथ, this is extension या change in length. And suppose R is the cross sectional area of the wire. And wire is uniform यानी उसकी thickness सेम है थ्रू आउट, यानी उसकी रेडियस भी सेम है और उसका एरिया भी सेम है थ्रू आउट. तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगी डेल्टा एल अपॉन एल, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. और नॉर्मल या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होगा फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स अपॉन एरिया. ओके, तो यहाँ से यंग्स मॉडुलस हो जाएगा y इक्वल्स टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस यानी फोर्स अपॉन एरिया डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन यानी डेल्टा एल अपॉन एल. फोर्स यहाँ पे वेट है बेसिकली तो mg, और एरिया का फॉर्मूला ये सिलेंड्रिकल सेक्शन है यानी जो क्रॉस सेक्शन होगा वो सर्कुलर होगा और उसका एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा एल अपॉन एल. हैंस यहाँ से y इक्वल्स टू आ गया mg एल डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल. और अगर डिफॉर्मिंग फोर्स एक्सटर्नल अलग तरीके से लगाए और एक्स्ट्रा लगाया हुआ है तो mg की जगह पे हम यहाँ पे डिफॉर्मिंग फोर्स f लिख देंगे, वो जो भी हो. तो ये फॉर्मूला हो जाएगा यंग्स मॉडुलस के लिए. ठीक है, यंग्स मॉडुलस की यूनिट, नेचर और डायमेंशन वो सेम वैसी होंगी जैसे कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की होती हैं, तो उनको अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है. इसके मैं कुछ कंपैरिजन बताता हूँ. जैसे हमारे पास ये सब्सटेंसेस हैं कुछ और यहाँ पे इनके यंग्स मॉडुलस हैं और यहाँ पे अल्टीमेट स्ट्रेंथ है. ओके, सपोज फर्स्ट सब्सटेंस है एल्यूमिनियम, सेकंड कॉपर, आयरन, स्टील, ग्लास, कंक्रीट, वुड, बोन, मैमल और ह्यूमन बोन. ठीक है, तो इनकी वैल्यूज़ y की वैल्यूज़ होती हैं एल्यूमिनियम, यहाँ पे वैल्यूज़ में 10⁻9 इंटू 10⁻9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लिख रहा हूँ. तो जैसे एल्यूमिनियम की वैल्यू 70 है तो 70 इंटू 10⁻9 वैल्यू है इसकी एक्चुअली. कॉपर के लिए 110, आयरन के लिए 190, स्टील के लिए हाईएस्ट 200, ग्लास के लिए 65, कंक्रीट के लिए 30, वुड के लिए 13 एंड बोन के लिए 9. और अल्टीमेट स्ट्रेंथ्स आर एल्यूमिनियम के लिए 110, कॉपर के लिए 400, आयरन के लिए 330, स्टील के लिए 400, ग्लास के लिए 50 और कंक्रीट के लिए 40, वुड के लिए 50 एंड बोन के लिए 170. तो ये टेबल हमें ये बता रही है. और अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी यहाँ पे इंटू 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लिखिए. तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ का मतलब है कि मैक्सिमम कितना हैंडल कर सकती है ये स्ट्रेस जो भी सब्सटेंस हमें दी है. तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है दैट स्टील इज़ द विनर इन दीज फॉलोइंग एग्जांपल्स. स्टील का यंग्स मॉडुलस भी सबसे हाईएस्ट होता है और अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी सबसे हाईएस्ट है. जिसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ हाईएस्ट है उसका मतलब कि उसको ब्रेक करना मुश्किल है, जिसकी स्ट्रेंथ हाईएस्ट होगी अल्टीमेट स्ट्रेंथ. और यंग्स मॉडुलस हाई होने का मतलब ये हुआ कि वो बहुत ज़्यादा इलास्टिक है. तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि स्टील इन सारे एग्जांपल में सबसे ज़्यादा इलास्टिक होता है. स्टील ग्लास से ज़्यादा इलास्टिक है, वुड से ज़्यादा इलास्टिक है, आयरन से ज़्यादा इलास्टिक है, एल्यूमिनियम से ज़्यादा इलास्टिक है. जो नॉर्मल हम इलास्टिक का मीनिंग समझते हैं वो हमें कंफ्यूज करेगा इस एग्जांपल से. हमें लगता है कि रबर बैंड ज़्यादा इलास्टिक होता है स्टील से, बट एक्चुअल में स्टील ज़्यादा इलास्टिक है बिकॉज स्टील अपना ओरिजिनल शेप बहुत जल्दी रीगेन करता है.
जबकि अगर दूसरा एग्जांपल लें तो कोई भी बॉडी हम दूसरी लेंगे तो वो अपना ओरिजिनल शेप वापस करने की लाने की कोशिश करती है, लेकिन उसमें टाइम लगता है, लेकिन स्टील बहुत जल्दी अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो स्टील की इलास्टिसिटी इज़ इन फैक्ट क्वाइट हाई कंपेयर टू अदर सब्सटेंसेज। इसकी इलास्टिसिटी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और नॉर्मल स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेंथ भी स्टील की काफ़ी हाईएस्ट है। दैट इज़ वाई स्टील इज़ वेरी यूजफुल इन मेकिंग मैनी डिफरेंट थिंग्स in construction. An example of this is a steel wire of length 4 meter and diameter 5 millimeter 5 millimeter is stretched by 5 kilogram weight. Full stop. Find the increase in its length. Increase in its length if Young's modulus of steel wire is 2.4 into 10 to the power 12 dyne per centimeter square. Okay. तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें ओरिजिनल लेंथ दी हुई है कैपिटल L 4 मीटर, डायमीटर दी हुई है 5, तो रेडियस हो जाएगी 2.5 मिलीमीटर यानी 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर, और स्ट्रेस्ड बाय 5 किलोग्राम वेट। तो हमें ये डिफॉर्मिंग फोर्स दिया हुआ है 5 किलोग्राम वेट, इसको कन्वर्ट करेंगे न्यूटन में तो इससे आएगा 5 इंटू 9.8 न्यूटन। इंक्रीज़ इन लेंथ हमें निकालना है और यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है 2.4 इंटू 10 टू द पावर 12 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको हमें एम के एस में चेंज करना पड़ेगा। डाइन इज़ इक्वल्स टू 10 टू द पावर -5 न्यूटन एंड 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 2.4 इंटू 10 टू द पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये वाई की वैल्यू हो गई। नाउ अप्लाई ऑल दिस वैल्यूज़ इन फॉर्मूला ऑफ एफ वाई का फॉर्मूला था एफ एल अपॉन डेल्टा एल पाई आर स्क्वायर। तो एफ की वैल्यू है 5 इंटू 9.8, एल की वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाय डेल्टा एल हमें फाइंड आउट करना है। पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3 स्क्वायर्ड। सो यहाँ से डेल्टा एल इक्वल्स टू आ गया 20 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाय 3.14 इंटू 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3 स्क्वायर्ड इंटू 2.4 इंटू 10 टू द पावर 11। इसको यहाँ से सॉल्व कर लेंगे और हमारे पास डेल्टा एल की वैल्यू आ जाएगी। इसको यहाँ से कंप्लीट कर लो। ओके, तो ये हो गया यंग्स मॉडुलस। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज़ फॉर वॉल्यूम। हमने लॉन्गिट्यूडनल के लिए देख लिया, अब हमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के लिए देखना है एंड दैट इज़ कॉल्ड बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, द सिंबल इज़ कैपिटल बी। तो कैपिटल बी का फॉर्मूला है बी इक्वल्स टू नॉर्मल स्ट्रेस और स्पेसिफिकली हाइड्रोलिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ओके, एग्जांपल के लिए सपोज वी हैव दिस स्फेरिकल बॉडी और हमने चारों तरफ से इस पर फोर्स लगाया जिससे इसका वॉल्यूम डिक्रीज़ होके ये नया वॉल्यूम आ गया इसका। तो ओरिजिनल वॉल्यूम था V, जो चेंज आया वॉल्यूम में डिक्रीज़ हुआ दैट इज़ डेल्टा V, जो नया वॉल्यूम हो गया दैट इज़ V माइनस डेल्टा V। तो यहाँ पे नॉर्मल या हाइड्रोलिक स्ट्रेस हो जाएगा, हाइड्रोलिक स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया विच इज़ इन दिस केस प्रेशर। हम कितना प्रेशर लगा रहे हैं चारों तरफ से, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज़ डेल्टा V अपॉन V, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। एंड क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज़ कर रहा है तो यहाँ पर नेगेटिव साइन लेंगे, नेगेटिव साइन बिकॉज वॉल्यूम इज़ डिक्रीजिंग।
अगर इंक्रीज़ कर रहा होगा तो पॉजिटिव साइन लेंगे। ओके, तो यहाँ से बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला हो जाएगा B इक्वल्स टू प्रेशर अपॉन माइनस डेल्टा V अपॉन V, यानी माइनस PV अपॉन डेल्टा V। दिस इज़ बल्क मॉडुलस। और इसकी भी यूनिट, नेचर, डायमेंशन सब कुछ सेम होगा जो नॉर्मल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का होता है। नाउ इसकी डेफिनेशन विल बी, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, यानी हाइड्रोलिक स्ट्रेस, टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ओके, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, इसका एक इससे रिलेटेड एक और क्वांटिटी है जो यहीं पे मैं बता देता हूँ, दैट इज़ कंप्रेसिबिलिटी। का मीनिंग है कि कोई क्वांटिटी कितना ज़्यादा कंप्रेस हो सकती है। ओके, सो कंप्रेसिबिलिटी का सिंबल है स्मॉल k एंड इट इज़ बेसिकली द इन्वर्स ऑफ बल्क मॉडुलस। जिसका बल्क मॉडुलस जितना ज़्यादा होगा उसकी कंप्रेसिबिलिटी उतनी कम होगी, यानी जिसका बल्क मॉडुलस जितना ज़्यादा है उसको उतना ही मुश्किल है, उसको उतना ही आसान है कंप्रेस करना। उसका रिवर्स है बेसिकली। कंप्रेसिबिलिटी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। तो कंप्रेसिबिलिटी की डायमेंशन, यूनिट वगैरह बल्क मॉडुलस से रिवर्स हो जाएंगे। ओके, नाउ इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट इन दोनों के बारे में जो अभी तक हमने पढ़ा। यंग्स मॉडुलस इज़ डिफाइंड फॉर ओनली परफेक्टली यंग्स मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस दोनों की वैल्यू जो है, यानी y एंड b बोथ फॉर अ perfectly rigid body is infinity, क्योंकि वो शेप चेंज नहीं करेगी। रिजिड बॉडी शेप चेंज नहीं करती है, तो हम इन्फिनिट स्ट्रेस लगाएंगे तब भी बॉडी का शेप चेंज नहीं होगा आइडियली। तो y और b दोनों की वैल्यू जो है वो इन्फिनिट आएगी परफेक्टली रिजिड बॉडी के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, बल्क मॉडुलस is involved in all three type of states of matter, whether it be solids, liquids and gases. And bulk modulus for solid is highest, it is greater than liquid, and the liquid bulk modulus is greater than the bulk modulus of gases. ओके, तो यहाँ से कंप्रेसिबिलिटी का जो रिलेशन है वो उल्टा हो जाएगा। कंप्रेसिबिलिटी गैस की हाईएस्ट होगी, और यानी गैस को कंप्रेस करना इज़ मच ईजियर देन लिक्विड्स देन सॉलिड्स, तो उसके लिए अपोजिट हो जाएगा। यंग्स मॉडुलस इज़ ओनली फॉर सॉलिड्स। सॉलिड में यंग्स मॉडुलस हो सकता है बिकॉज लेंथ तो आप सॉलिड के लिए डिफाइन कर सकते हो, लिक्विड की और गैसेस की लेंथ नहीं होती, तो वहाँ पे यंग्स मॉडुलस उस जगह पे काम नहीं करेगा। तो यंग्स मॉडुलस ओनली वर्क फॉर सॉलिड्स। एंड वाई इज दैट? बिकॉज जो फ्लूइड्स हैं उनकी लेंथ नहीं होती। ओके, नाउ इस पर एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। When the pressure on a sphere is increased by 80 atmospheres, then its volume decreases by 0.01%. Full stop. Find the bulk modulus of elasticity. Of the material of the sphere. ओके, तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है वॉल्यूम डिक्रीजेज बाय 0.01%, यानी हमें ये माइनस डेल्टा वी अपॉन वी दिया हुआ है 0.01%। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्चुअल 0.01 डिवाइड बाई 100। ये डेल्टा वी अपॉन वी की वैल्यू हो गई।
और प्रेशर हमें दिया हुआ है 80 एटमॉस्फेयर यानी 80 ATM। ये एटमॉस्फेयर प्रेशर जो होता है उसको हम ATM से लिखते हैं या बार से लिखते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 1.01 इंटू 10⁵। सो इट इज़ इक्वल्स टू 80 इंटू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। सो दोनों चीज़ें हमें पता है, ये वैल्यू फॉर्मूले में लगा देते हैं। फॉर्मूला इज़ P/Δ V/V नेगेटिव में। सो P की वैल्यू 80 इंटू 1.01 इंटू 10⁵ डिवाइड बाई Δ V/V इज़ 0.01 एंड डिवाइडेड बाय 100। तो ये 100 ऊपर आ जाएगा और पॉइंट से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो 80 इंटू 101 इंटू 10⁷, तो ये हो गया 808 इंटू 10⁸ यानी 8.08 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर फॉर बल्क मॉडुलस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 liter of ideal gas, 1 liter of ideal gas is compressed isothermally at 0.72 meter of mercury column so that its volume becomes 0.9 liter full stop. Find the stress if the density of mercury is 13.6 into 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो अभी तक हमने नहीं पढ़ी हैं, तो उनको मैं पहले एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ये हमें 0.72 मिलीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम जो दिया हुआ है, ये प्रेशर दिया हुआ है। प्रेशर का एक फॉर्मूला होता है हाइट के टर्म्स में, ρGH। तो कई बार प्रेशर को हम हाइट के टर्म में शो करते हैं, जैसे कि थर्मोमीटर जो होता है उसमें मर्करी भरा होता है और मर्करी की हाइट से वहाँ पता चलता है कि टेम्परेचर क्या है। तो वहाँ पे टेम्परेचर जो है प्रेशर को चेंज करता है, और प्रेशर को हम हाइट से मेज़र कर सकते हैं अगर हमें डेंसिटी नोन है तो प्रेशर को कई बार हाइट के टर्म में दिया जाता है और हम इस फॉर्मूले से उसको पास्कल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ इसके बाद हमें बोला हुआ है कि आइसोथर्मल सिचुएशन है। अब आइसोथर्मल सिचुएशन गैसेस में लॉ होता है आइसोथर्मल का, जिसे हम बॉयल्स लॉ बोलते हैं, और उसमें PV इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है। ये फिजिक्स में भी आएगा आगे चैप्टर्स में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। तो ये P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 हो गया। यहाँ पे P प्रेशर है और V वॉल्यूम है। तो 1 इनिशियल के लिए हो गया, 2 फाइनल के लिए हो गया। तो इनिशियल वॉल्यूम था 1 लीटर, इनिशियल वॉल्यूम वाज 1 लीटर एंड फाइनल वॉल्यूम वाज 0.9 लीटर। क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये दोनों हमें वॉल्यूम दिए हुए हैं। ओके, एंड इनिशियल प्रेशर वाज 0.72 मीटर हाइट ऑफ मरकरी। तो सेकंड फाइनल प्रेशर क्या होगा वो हम निकाल सकते हैं। यहाँ से P2 आएगा, P2 इक्वल्स टू P1 V1 अपॉन V2। तो P1 की वैल्यू 0.72, V1 की वैल्यू 1 लीटर डिवाइडेड बाय V2 की वैल्यू 0.9। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि मैंने कोई भी यूनिट को MKS में चेंज नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो हमें यूनिट में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से P2 आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 0.8 मीटर ऑफ मरकरी कॉलम। ओके, सो यहाँ से हमारे पास दोनों प्रेशर आ गए, यानी स्ट्रेस होगा। अगर 2 प्रेशर हैं तो हम चेंज इन प्रेशर निकालेंगे। अगर प्रेशर चेंज हो रहा है तो हम चेंज इन प्रेशर निकालेंगे, वहाँ पे वो P की तरह काम करेगा। सो प्रेशर डिफरेंस विल बी P2 माइनस P1। तो P2 0.8 हाइट ऑफ मरकरी है और ये इनिशियल दिया था मैं 0.72 हाइट ऑफ मरकरी। तो ये हो गया 0.80 माइनस 0.72 यानी 0.08 हाइट ऑफ मरकरी, मीटर ऑफ मरकरी। अब इसको हमें पास्कल में चेंज करना पड़ेगा, उसके लिए हम ρGH फॉर्मूला लगाएंगे।
तो रो ऑफ मरकरी इंटू जी इंटू एच। सो मरकरी का डेंसिटी है 13.6 इंटू 10⁻3, जी की वैल्यू 9.8 और हाइट हमारे पास है 0.08। ये हमारे पास प्रेशर आ गया पास्कल में, और जो प्रेशर आता है उसी को हम स्ट्रेस बोलते हैं, यानी यही हमारा स्ट्रेस का आंसर हो गया। इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर देना है बस, ये हमारे पास स्ट्रेस का आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया बल्क मॉडुलस। नेक्स्ट थर्ड टाइप था हमारे पास टेंजेंशियल और शेयर स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेन। तो उसके लिए आएगा शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसका एक और नाम है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और shear modulus of elasticity। shear modulus of elasticity, symbol है इसका कैपिटल G, and in this year's board syllabus it is not, it is deducted, so not for boards this year। ओके, तो यहाँ पे ऑब्वियसली इसका फॉर्मूला होगा G इक्वल्स टू टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस divided by shearing strain। shearing strain, तो इससे डेफिनेशन हो जाएगी इसकी, इट इज द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस टू shearing strain। शेयरिंग स्ट्रेन, और इसके केस में डायग्राम वही बनेगा जो मैंने इसके एग्जाम्पल स्ट्रेस और स्ट्रेन के एग्जाम्पल में बताया था। सपोज वी हैव अ क्यूब, and a tangential force is applied, so the surface gets deviated and deformed like this। और यहाँ पे ये एंगल बना थीटा, ये डिफॉर्मेशन आया यहाँ पे। सपोज डेल्टा एल या एक्स अज्यूम कर लेते हैं, और इसके परपेंडिकुलर वाली साइड है, सपोज ये एल या कुछ भी मान सकते हैं, इसे ए मान लेते हैं साइड को, सपोज परपेंडिकुलर साइड। तो यहाँ पे जो शेयरिंग स्ट्रेन है, शेयरिंग स्ट्रेन दैट विल बी थीटा इक्वल्स टू, और थीटा इज़ वेरी स्मॉल, सो क्योंकि स्मॉल इसलिए क्योंकि ये सॉलिड है, सॉलिड में जो चेंज आता है ऐसा वो बहुत छोटा चेंज होता है। हाँ, और एक और बात, ये सिर्फ एक साइड में नहीं आएगा, दूसरी साइड में भी आएगा, ये यहाँ से भी शिफ्ट हो जाएगा थोड़ा सा, तो सेम शिफ्ट यहाँ पर भी आएगा, और ये चेंज यहाँ पर भी होगा। ओके, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, थीटा अगर स्मॉल है तो एक्स अपॉन ए, यानी डिफॉर्मेशन अपॉन परपेंडिकुलर साइड। और ये यहाँ पे जो स्ट्रेस है, टेंजेंशियल स्ट्रेस, दैट विल बी टेंजेंशियल फोर्स अपॉन करस्पॉन्डिंग सरफेस एरिया। तो करस्पॉन्डिंग सरफेस ये वाली है, इसका एरिया है सपोज कैपिटल ए, तो यहाँ से ये हो गया एफ अपॉन कैपिटल ए। तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा जी का, एफ अपॉन ए स्ट्रेस अपॉन थीटा स्ट्रेन, तो एफ अपॉन ए थीटा। एफ इज़ टेंजेंशियल फोर्स हियर, ए इज़ एरिया एंड थीटा इज़ स्ट्रेन। और इसकी भी डायमेंशन वगैरह और यूनिट वगैरह सब वही आएंगी जो नॉर्मल मॉडुलस और इलास्टिसिटी की होती हैं। एंड लाइक यंग्स मॉडुलस ऑल्सो, shear modulus is only वर्क फॉर सॉलिड्स, क्योंकि शेप सिर्फ सॉलिड्स का होता है, फ्लूइड्स का शेप नहीं होता, तो वहाँ पे ये वर्क नहीं करेगा। ओनली वर्क फॉर सॉलिड्स एंड इट इज़ जनरली स्मॉलर देन Young's modulus। It is generally smaller than Young's modulus for most of the solid materials।
इट इज़ अबाउट 1/3 ऑफ वाई। तो लगभग 1/3 होता है नॉर्मली मटेरियल्स के लिए। ठीक है, ये हो गया शेयर मॉडुलस। और लास्ट टाइप का ये मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी था। तीनों टाइप हमने कवर कर लिए इसमें। इसका एक एग्जांपल ट्राई करते हैं। अ 5 सेंटीमीटर क्यूब हैज़ इट्स अपर फेस displaced by 0.2 centimeter by a tangential force of 8 Newton, full stop. Calculating shearing strain, shearing strain यानी थीटा में फाइंड आउट करना है, और shearing stress और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यानी जी, ये सारी चीज़ें हमें इसके लिए निकालनी है। ठीक है, तो पहला है शेयरिंग स्ट्रेन, दैट इज़ थीटा। इसका फॉर्मूला होता है चेंज अपॉन परपेंडिकुलर वाली साइड। तो चेंज आया यहाँ पे 0.2 सेंटीमीटर यानी 0.2 डिवाइडेड बाय साइड थी परपेंडिकुलर 5 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में दोनों, तो दोनों को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइड में वो चेंज फ़र्क नहीं करेगा। तो ये आ गया 0.2/5 यानी लगभग 0.04। शेयरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन हो गया 0.04। नाउ शेयरिंग स्ट्रेस, इट इज़ फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स इज़ 8 न्यूटन। और क्यूब है, क्यूब के सरफेस का एरिया होगा, सरफेस जो होगा वो स्क्वायर होगा, और स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर। तो साइड यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दी हुई है, तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻²² स्क्वायर्ड। सो 8/25 × 10⁻⁴। यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे, ये आएगा 10⁴ 0.32 × 10⁴ यानी 3200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नाउ फाइनली वी हैव टू फाइंड आउट जी, शेयरिंग मॉडुलस, shear modulus. It is equals to shearing stress upon shearing strain. So 3200 डिवाइड बाय 0.04। तो जी की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 3200 × 100 डिवाइड बाय 4 यानी 8 × 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये तीनों हमारे इस केस के आंसर हैं।